जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों। आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं 2 नंबर और 3 नंबर वाला क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो यहाँ पर आप लोग को उत्तर में लिखना है एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो इतना सा आप लोग को लिखना है। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को उत्तर में लिख देना है व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता अथवा एक उत्पादक से संबंधित आर्थिक समस्याओं या आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करती है। संसाधन आवंटन की समस्या व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख तत्व है। तो इतना सा आप लोग को लिखना है। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मांग का अर्थ बताइए। तो मांग का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है किसी वस्तु की मांग वह मात्रा है जो एक निश्चित समय में दी गई मूल्य पर क्रेताओं को प्राप्त होती है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, उत्पादन फलन से अभिप्राय है एक वस्तु के भौतिक कारकों तथा भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध से है। अन्य शब्दों में उत्पादन फलन किसी फर्म के उत्पादन तथा उत्पादन के भौतिक कारकों के बीच तकनीकी संबंध को व्यक्त करता है। तो ये है आप लोग का उत्पादन फलन का मतलब, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बाजार को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग उत्तर में लिख देना है बाजार की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, व्यवस्थाओं का कोई भी समुच्चय जिससे लोगों के आर्थिक क्रियाओं को मुक्त रूप से संचालित करने की आजादी होती है उसे बाजार कहते हैं। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का उत्तर है उत्पादन प्रक्रिया में पूंजीगत वस्तुओं जैसे इमारत, मशीन, पूंजी, उपकरण आदि के मूल्यों में घिसावट, सामान्यतः टूट फूट, अप्रचलन, तकनीकी परिवर्तन आदि के कारण कमी को मूल्यह्रास कहते हैं। इसे अस्थायी पूंजी का उपयोग एवं अचल पूंजी का उपयोग अथवा घिसावट भी कहते हैं। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप लोग को उत्तर में लिख देना है भारत के केंद्रीय बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक है। यहाँ पर इतना सा लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन, बचत फलन क्या है। तो यहाँ पर आप लोग को उत्तर में लिख देना है बचत प्रक्रिया यानी फलन अथवा बचत की प्रवृत्ति बचत एवं आय के बीच संबंध को व्यक्त करती है। बचत प्रक्रिया आय के विभिन्न स्तरों पर बचत एवं आय की एक अनुसूचित होती है। बचत और आय का संबंध सकारात्मक अथवा प्रत्यक्ष होता है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 1936 में प्रकाशित किन्स के ग्रंथ का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है 1936 में प्रकाशित किन्स के ग्रंथ का नाम जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, हरित जीएनपी किसे कहा जाता है। देखिए जीएनपी का मतलब होता है, जी से होता है ग्रोस और एन से होता है आप लोग का नेशनल और पी से हो जाएगा आप लोग का प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है हरित जीएनपी की अवधारणा का विकास आर्थिक विकास के मापक के रूप में किया जा रहा है। जीएनपी को मानवीय कुशलता को मापने के लायक बनाने का प्रयास किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हरित जीएनपी का प्रतिपादन किया गया है। हरित जीएनपी ने आर्थिक समृद्धि की कसौटी प्रगति संसाधनों के विवेकशील विदोहन और विकास के हित लाभों के समान वितरण पर जोर दिया है। अर्थात जीएनपी का संबंध प्रगति संसाधनों की विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण एवं समाज के विभिन्न वर्गों में उनके नियोजित बंटवारे से है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अंतिम वस्तु क्या है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को उत्तर में लिख देना है अंतिम वस्तु वे वस्तुएं होती है जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम वस्तु के रूप में प्रयोग होती है। उदाहरण के लिए बाइक साइकिल जो उपभोक्ता को बेचे जाते हैं एक अंतिम वस्तु अथवा उपभोक्ता वस्तु है, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, स्थानांतरण आय क्या है। तो यहाँ पर आप लोग को उत्तर में लिख देना है ऐसा कोई भुगतान जो किसी उत्पादन सेवा के लिए नहीं किया गया हो
स्थानांतरण कहलाता है, जैसे गिफ्ट, बुढ़ापा, पेंशन, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को लिखना है। चलिए यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या है। तो यहाँ पर मुद्रा का मतलब क्या होता है, पैसा होता है, ठीक है। तो पैसा का क्या काम है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग उत्तर में लिख देना है विनिमय का माध्यम। मुद्रा का प्राथमिक कार्य यह है कि यह विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। इसका तात्पर्य यह है कि लोग मुद्रा की सहायता से वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। वस्तुओं के विक्रेता द्वारा मुद्रा प्राप्त की जाती है तथा वस्तु के क्रेता द्वारा मुद्रा का भुगतान किया जाता है। देखिए यहाँ पर विनिमय का मतलब ये हुआ, पहले वस्तु के बदले वस्तु लेन देन होता था, ठीक है। मान के चलिए आपको चाय बनाना है, ठीक है, और आपके पास चीनी है लेकिन चाय पत्ती नहीं है, तो आपको वैसे व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जिसको चीनी का जरूरत है और उसके पास चाय पत्ती है, ठीक है। पहले ये होता था वस्तु विनिमय का मतलब, लेकिन अब तो मुद्रा आ गया यानी पैसा आ गया, ठीक है। तो आप अगर कोई भी वस्तु खरीदेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या है। अगर आप कोई भी दुकान में खरीदेंगे तो क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। पहले वस्तु के बदले वस्तु मतलब लेन देन होता था, पर अब मुद्रा का कार्य होता है, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को लिखना है। चलिए यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट तब होता है जब बैंक खाते से उपलब्ध शेष राशि से अधिक निकासी हो जाती है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को ओवरड्रोन, अधिक निकासी किया हुआ कहा जाता है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वायत्त यानी स्वतंत्रता निवेश क्या है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर में लिख देना है आप लोग को, जो आय के स्तर, ब्याज दर और लाभ की दर में परिवर्तन पर निर्भर नहीं है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, उसी को हम लोग स्वतंत्र निवेश कहते हैं, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कर क्या है। तो यहाँ पर आप लोग को उत्तर में लिख देना है, आधुनिक सरकारों की आय का सबसे बड़ा साधन कर है। कर का अनिवार्य भुगतान है जिसे सरकार व्यक्तियों और उद्यमों पर लगाकर आय प्राप्त करती है, और प्राप्त आय जनता को सामान्यतः लाभ पहुंचाने के लिए खर्च की जाती है। देखिए कर का मतलब ये हुआ, ठीक है, यानी जैसे कि हम लोग बैंक से लोन लेते हैं यानी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पैसा कुछ लेते हैं और सूद के रूप में देते हैं यानी ब्याज के रूप में देते हैं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, यानी सरकार व्यक्तियों को यानी आदमी सबको कर देता है, ठीक है, यानी आदमी सब लेता है। उद्यमों यानी फैक्ट्री, बड़े बड़े फैक्ट्री उद्योग बनाते हैं वो लोग भी ये कर लेते हैं यानी लोन लेते हैं, ठीक है। तो लोन चुकाने के लिए ब्याज के रूप में पैसा देते हैं, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर जनता के लिए, ठीक है, जनता की सुविधा के लिए खर्च की जाती है, ठीक है। तो इतना सा आपको लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भुगतान संतुलन को परिभाषित करें। तो यहाँ पर देखिए आप लोग उत्तर में लिख देना है, प्रोफेसर बेनहेम के अनुसार किसी देश के भुगतान संतुलन उसके शेष विश्व के साथ एक समय की अवधि में किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण है, जबकि एक देश का व्यापार संतुलन एक निश्चित अवधि में उसके आयातों एवं निर्यातों के बीच संभव है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, आर्थिक समस्या क्या उत्पादन करे से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आप लोग उत्तर में लिख देना है, क्या उत्पादन किया जाए कि समस्या आधारित रूप से वस्तु एवं सेवाओं के चयन की समस्या है जिनका उत्पादन सीमित संसाधनों द्वारा किया जाना है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बाजार में मांग अधिक्य की स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को उत्तर में लिख देना है, मांग अधिक्य एक ऐसी स्थिति है जब एक दी गई कीमत पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा से अधिक होती है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सीमांत आगम को परिभाषित कीजिए, यानी सीमांत आगम किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को उत्तर में लिख देना है, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई से कुल आगम में होने वाली वृद्धि सीमांत आगम कहलाती है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। देखिए आप लोग का एग्जाम में समष्टि अर्थशास्त्र या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पूछेगा, ठीक है, इसलिए आप लोग को याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्या यानी विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जब व्यापार तथा उत्पादन और आय तथा व्यय देश की
घरेलू सीमा के अंदर हो तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निर्यात और आयात क्या है। तो निर्यात और आयात किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप लोग का आंसर हो जाएगा निर्यात। ठीक है, जब देश में उत्पादित वस्तु बिकने के लिए विदेशों में जाती है तो उसे निर्यात कहते हैं। यानी जो भी देश में प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह भेज देते हैं, यानी दूसरे देश भेज देते हैं, तो उसी को कहते हैं निर्यात। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आयात में हो जाएगा, जब विदेशों से निर्मित वस्तु आवश्यकता पूर्ति के लिए देश के भीतर आती है तो उसे आयात कहते हैं। यानी आयात का मतलब ये हुआ दूसरे देश से, ठीक है, दूसरे देश से देश में जो वस्तु आती है बिकने के लिए, उसी को हम लोग आयात कहते हैं। ठीक है, देखिए निर्यात का मतलब होता है भेजना, ठीक है, और आयात का मतलब होता है लाना। इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, स्थिर साधन क्या है। तो यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, कुछ साधनों में अल्पकाल में परिवर्तन संभव नहीं है, इन साधनों की दीर्घकाल में परिवर्तन संभव है। जैसे भूमि, मिशनरी, इन्हें स्थिर साधन कहते हैं। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, आर्थिक समस्या क्या उत्पादन करे से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को उत्तर में लिख देना है, क्या उत्पादन किया जाए कि समस्या आधारित रूप से वस्तु एवं सेवाओं के चयन की समस्या है, जिनका उत्पादन सीमित संसाधनों के द्वारा किया जाना है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बाजार में मांग अधिक्य की स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आप लोग को उत्तर में लिख देना है, मांग अधिक्य एक ऐसी स्थिति है जब एक दी गई कीमत पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा से अधिक होती है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि एक अधिकारी वस्तु के लिए बाजार मांग वक्र Q बराबर 25 से 2P यानी कीमत है, तो एक अधिकारी के लिए कुल आगम वक्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आंसर में आप लोग को लिख देना है कुल आगम वक्र। ठीक है, और ये दोनों चित्र को आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, बना दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। बस इतना ही सा यहाँ पर काम करना है। ठीक है, देख लीजिए अच्छा से ये वाला चित्र को। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, उपयोगिता को परिभाषित करें। तो देखिए आप लोग को उत्तर में लिख देना है, किसी वस्तु में आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अंतिम वस्तु क्या है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को उत्तर में लिख देना है, अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग अंतिम उपभोग अथवा पूंजी निर्माण में होता है, जैसे जूते, पेन। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, साधन आय क्या है। तो यहाँ पर आप लोग को उत्तर में लिख देना है, साधन आय से अभिप्राय उत्पादन के कारकों की आय से है, जैसे मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ जो क्रमशः श्रम, भूमि, पूंजी तथा उद्यमकर्ताओं को प्राप्त होता है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सीमांत लागत क्या है। तो यहाँ पर आप लोग को उत्तर में लिख देना है, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे उस इकाई विशेष की सीमांत लागत कहा जाता है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बजट को परिभाषित करें। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को उत्तर में लिख देना है, सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों यानी आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रत्यक्ष कर क्या है। आप लोग उत्तर में लिख देना है, जिस कर के भुगतान में कर भार तथा कर दायित्व एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे आयकर, संपत्ति कर आदि। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, व्यापार संतुलन को परिभाषित करें। तो व्यापार संतुलन किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को उत्तर में लिख देना है, व्यापार संतुलन के अंतर्गत आयातों और निर्यातों का विस्तृत विवरण रहता है। जब एक देश के आयातों की तुलना में उसके निर्यात अधिक होते हैं तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, और जब निर्यात की तुलना में आयात अधिक होते हैं तो उसे प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को बस इतना ही समझना है, व्यापार संतुलन का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश, ठीक है, वस्तुओं का लेन देन होता है, यानी वस्तुओं का आयात निर्यात होता है,
उसी को यहाँ पर व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग का ये वाला क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट में लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी एक देश से दूसरे देश वस्तुओं का आयात निर्यात को ही व्यापार संतुलन कहते हैं। तो इतना सा आप लोगों को मात्र लिखना है। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विदेशी विनिमय दर से क्या तात्पर्य है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग उत्तर में लिख देना है, विदेशी विनिमय दर यह बताती है कि किसी देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाई मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए ग्राउथर के अनुसार विनिमय दर एक देश की इकाई मुद्रा के बदले में दूसरे देश की मुद्रा मिलने वाली इकाई की माप है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 35 को देखे 2 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सभी को आप लोग एकदम कर लीजिए। ठीक है, यही सब आप लोग का एग्जाम में आने वाला है। चलिए भैया यहाँ पर देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर लघु उत्तरीय परेशानी यानी 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति को परिभाषित करे। तो यहाँ पर आप लोग को उत्तर में लिख देना है, आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला भी है, यानी MC बराबर हो जाएगा डेल C है। ठीक है, डेल C बटे हो जाएगा डेल Y हो जाएगा। इतना सा इसको भी याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर इसका पूरा जो सूत्र होता है, ठीक है, डेल C बराबर हो जाता है उपभोग में परिवर्तन बटा होता है डेल Y बराबर हो जाएगा आय में परिवर्तन। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। अगर ये वाला अगर आप लोग को पूछा, ठीक है, अगर ये फॉर्मूला को भी अगर लिख देते हैं तो आप लोग को नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन भाई ये वाला है 3 नंबर वाला, ध्यान से लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन GNP के आकलन में किन मदों को अपवर्जित माना गया है। तो यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन GNP के आकलन में निम्नलिखित मदों के अपवर्जित माना गया है। तो देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट में आप लोग को लिख देना है, किसी विदेशी निवासी द्वारा देश में किया गया आय। दूसरा पॉइंट लिख देना है, भुगतान स्थानांतरण। तीसरा पॉइंट लिख देना है, पुराना सामान का मूल्य। चौथा पॉइंट लिख देना है, वित्तीय संपत्ति जैसे बोनस अंश इत्यादि। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, व्यावसायिक बैंक तथा केंद्रीय बैंक में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखिए व्यावसायिक बैंक और केंद्रीय बैंक में अंतर बताना है। ठीक है, आप लोग इसी तरह कॉलम देख बनाइएगा, आप लोग को फुल नंबर मिलेगा 3 में 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं जैसा लिखा हूँ भाई वैसा ही एकदम सेम लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इधर आप लोग लिखिएगा एक तरफ व्यापारिक बैंक और इधर लिखेगा केंद्रीय बैंक। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या है, व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित तथा नियमित होते हैं। इधर देखिए पहला पॉइंट, केंद्रीय बैंक देश के सभी व्यापारिक बैंकों को नियंत्रित तथा नियमित करते हैं। ठीक है, इधर देखिए दूसरा पॉइंट, व्यापारिक बैंक जनता का जमा स्वीकार करते हैं। और यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट इधर का, केंद्रीय बैंक ऐसा कोई जमा स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट में आप लोग को लिख देना है, व्यापारिक बैंक का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है जबकि केंद्रीय बैंक का उद्देश्य कल्याण करना होता है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए उपभोग तथा आय में संबंध यह है कि उपभोग यानी खर्च आय पर निर्भर करता है, अर्थात आय में वृद्धि से उपभोग में भी वृद्धि होती है। यह वृद्धि का दर आय के वृद्धि के दर से कम होता है। लोग अपनी संपूर्ण आय को खर्च नहीं करते, कुछ भविष्य के लिए बचा कर भी रखते हैं। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निवेश गुण को परिभाषित करें। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को उत्तर में लिख देना है, जब निवेश में वृद्धि होती है तो आय में उतनी ही वृद्धि नहीं होती जितनी की निवेश में वृद्धि हुई है, बल्कि आय में निवेश को वृद्धि की तुलना में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। जितने गुना यह वृद्धि होती है उसे ही गुणांक कहते हैं। केन्स का गुणांक का सिद्धांत निवेश तथा आय में संबंध स्थापित करता है, इसलिए इसे निवेश गुणांक कहते हैं। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रत्यक्ष कर के क्या गुण है। तो यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, प्रत्यक्ष कर के गुण निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का पहला है न्यायपूर्ण। तो प्रत्यक्ष कर न्यायपूर्ण होते हैं क्योंकि ये कर व्यक्तियों की करदान क्षमता के आधार पर लगाए जाते हैं, जैसे धनी वर्ग पर अधिकतम तथा निर्धनों पर कम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है मितव्ययिता। प्रत्यक्ष कर में मितव्ययिता पाई जाती है क्योंकि इन करों को वसूल करने में राज्यों को अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट है निश्चितता। प्रत्येक करों में निश्चितता का गुण भी पाए जाते हैं
क्योंकि इन करों के संबंध में करदाता को भी पूर्ण जानकारी रहती है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर है, ठीक है। तो इसी प्रकार का आप लोग कॉलम देके बनाइएगा, ठीक है, तब जाके आप लोग को 3 नंबर मिलेगा। देखिए एक तरफ लिखना है अंतिम वस्तु और दूसरा तरफ लिखना है मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है। तो देखिए अंतिम वस्तु का इधर पहला पॉइंट देखिए क्या है। अंतिम वस्तु वे वस्तु हैं जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया है। और इधर देखिए मध्यवर्ती वस्तु तरफ देखिए पहला पॉइंट, मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो अभी उत्पादन की सीमा रेखा में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट इधर का, इनमें कोई मूल्य जोड़ना शेष नहीं है। इधर देखिए मध्यवर्ती वस्तु तरफ दूसरा पॉइंट, मध्यवर्ती वस्तुओं में मूल्य जोड़ना शेष रहता है, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, अंतिम उपभोग करने वालों के लिए तैयार होती है। इधर इतना सा लिख दीजिएगा। इधर देखिए तीसरा पॉइंट, अंतिम उपभोग करने वालों के लिए तैयार नहीं रहती है, ठीक है। इतना सा मतलब जस्ट इधर उल्टा लिख देना है, ठीक है। इधर देखिए चौथा पॉइंट, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए अंतिम वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, जबकि इधर देखिए राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए सम्मिलित नहीं किया जाता है, इसको मध्यवर्ती वस्तु को, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए कि सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को उत्तर में लिख देना है कुल उपयोगिता, ठीक है। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, देखिए उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के संपूर्ण योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आगे देखिए यहाँ पर सीमांत उपयोगिता क्या है, ठीक है। किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने पर कुल उपयोगिता में जितने वृद्धि होती है उसे वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार का चित्र है, ठीक है। तो ये चित्र को आप लोग ध्यान पूर्वक देख लीजिए, ठीक है। ये इस प्रकार का चित्र है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में संबंध, ठीक है। ये वाला आप लोग का चित्र है, इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए भाई आगे देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट देखिए, जब सीमांत उपयोगिता गिरती है तब कुल उपयोगिता में घटती दर पर वृद्धि होती है, ठीक है। इतना सा लिख दीजिएगा। दूसरा पॉइंट में लिख देना है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट में आप लोग को लिख देना है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। तो यहाँ पर आप लोग उत्तर में लिख देना है, अल्पकाल में औसत लागत वक्र यू आकार की होती है, इसके निम्नलिखित कारण हैं। तो यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, परिवर्तनशील अनुपात अल्पकाल में स्थिर साधनों को स्थिर रहकर जब परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि की जाती है तो सबसे पहले उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, जिसे लागत ह्रास नियम भी कहा जाता है। उसके बाद लागत समता नियम और अंत में लागत वृद्धि नियम लागू होता है, जिसके कारण लागत वक्र यू आकार की होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चित्र भी है, ठीक है। तो ये चित्र को थोड़ा सा देख लीजिए। तो इस प्रकार का चित्र यू आकार का होता है, ठीक है, ऊपर से ऐसा रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो आप लोग एग्जाम में व्यष्टि अर्थशास्त्र या फिर समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में 100% है पूछने वाला है, ठीक है। तो अंतर को एकदम आप लोग आसान तरीका से समझ लीजिए, ठीक है। आएगा तो आप लोग का 3 नंबर के लिए ही आएगा, ठीक है, और 2 नंबर के लिए आ सकता है। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र और इसी प्रकार का आप लोग कॉलम बनाइएगा, ठीक है। एक तरफ लिखेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक तरफ लिखेगा समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या है, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत विचारों जैसे मांग पूर्ति कीमत आदि का ध्यान किया जाता है। इधर देखिए पहला पॉइंट, इसके अंतर्गत सामूहिक विचारों जैसे कुल मांग कुल आपूर्ति आदि का ध्यान किया जाता है। इधर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, इसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है, जैसे एक व्यक्ति एक बाजार। जबकि इधर देखिए इसका क्षेत्र व्यापक होता है, जैसे पूरा देश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट में आप लोग को लिख देना है, इसका विकास सृष्टिगत से पहले हुआ था। जबकि इधर देखिए इसका विकास किन्स की पुस्तक के प्रकाशन के उपरांत हुआ। यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट, इसमें मांग तथा उत्पादन के नियम कीमत निर्धारण का सिद्धांत आदि आते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें राष्ट्रीय आय का सिद्धांत रोजगार तथा मुद्रा के सिद्धांत
याद ही आते हैं, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निवेश गुणांक की धारणा को समझिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है निवेश गुणांक। निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अनुपात को निवेश गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सूत्र के रूप में, ठीक है, तो आप लोग सूत्र भी यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। निवेश गुणांक यानी के, तो यहाँ पर सूत्र होता है आय में परिवर्तन बटे निवेश में परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको भी लिख देते हैं तो भाई आप लोग को नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मेन तो फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसको भी लिख दीजिएगा तो आप लोग को नंबर मिल जाएगा, नहीं कटेगा। फिर यहाँ पर देखिए संक्षेप में निवेश गुणांक के अभिप्राय निवेश में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात से है, ठीक है। तो इतना सा लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई क्या है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पर आंसर में आप लोग को लिख देना है जब एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु से प्रत्यक्ष रूप में आदान प्रदान होता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण में देखिए गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले कपड़ा, जूते के बदले जूते इत्यादि का विनिमय, ठीक है। देखिए मान के चलिए आपके पास गेहूं है, ठीक है, और आपको चाहिए चावल, तो आपको वैसे आदमी को, वैसे व्यक्ति को आपको ढूंढना पड़ेगा जिसको गेहूं का जरूरत है और उसके पास चावल है, ठीक है। वस्तु विनिमय का मतलब ये हुआ पहले वस्तु के बदले वस्तु लेन देन होता था, ठीक है। बात समझ गए। तो देखिए यहाँ पर पहले बहुत ही दिक्कत होता था, वैसे आदमी को खोजना पड़ता था जिसको सामान चाहिए और उसके पास है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कठिनाई में क्या है, पहला पॉइंट में लिख दीजिएगा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होना। दूसरा पॉइंट में लिख देना है मूल्य के सामान्य मापक का अभाव होना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट में आप लोग को लिख देना है वस्तुओं की विभाजकता का अभाव होना। चौथा पॉइंट में लिख देना है मूल्य के संचय का अभाव होना। पांचवा पॉइंट में लिख देना है भविष्य के भुगतान के साधन का अभाव होना। छठा पॉइंट में लिख देना है मूल्य के स्थानांतरण का अभाव होना, ठीक। तो ये वाला है आप लोग का वस्तु विनिमय की कठिनाई, ठीक है। तो इतना सा आप लोग लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर निराकरण या दूर करना, ठीक है, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को कैसे दूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को पहला पॉइंट में लिख देना है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव को दूर करके। दूसरा पॉइंट में लिख देना है मूल्य के सामान्य मापक अभाव को दूर करना चाहिए। तीसरा पॉइंट में लिख देना है वस्तुओं की विभाजकता का अभाव जो उसे दूर करके संभव है। चौथा पॉइंट में लिख देना है मूल्य के संचय का जो कमी है उसे पूरा, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।